वेलकम टू द वेब सीरीज़ योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर का ही वेरिएंट जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसकी एक प्रकार की सब कैटेगरी है जो कि ICD-10 जो है, जिसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है उसमें इसको रखा गया है। लेकिन अभी जो न्यू ईयर क्लासिफिकेशन आ रहा है उसके अंदर इसको एंजाइटी डिसऑर्डर से सेपरेट कर दिया गया है, एक अलग जो है डिसऑर्डर के रूप में एक दिया गया है इसको। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक वेरिएंट है, तो हम इसको उसी तरीके से मान के चलेंगे। और आज हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में एक ब्रीफ में बात करेंगे। तो अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को डिफ़ाइन किया जाए तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंक्लूड इंट्रूसिव थॉट्स, रिचुअल्स, प्री ऑक्यूपेशन एंड कंपल्जन। ये चार चीज़ों से मिलकर के ये बनता है। तो इंट्रूसिव थॉट्स को अगर देखें तो अनवांटेड, अनवेलकम, अनचाहे विचार जो है इंसान के अंदर जो है आने लगते हैं। रिचुअल्स मतलब कि किसी विधि संबंधित रहते हैं वो। और प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि ऑलरेडी विचार मग्न रहता है इंसान। और उसके साथ में कंपल्शन, कंपल्शन जो कि एक तरह की विशेषता है, जो कि एक प्रकार की कार्यशीला है, जिसके जो ऑब्सेशन के चलते में इंसान जो है उसको करता है। तो ये जो है डेफिनेशन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। अब अगर देखें कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से होता क्या है, तो एक प्रकार का एक डिस्ट्रेस पैदा करता है ये इंसान के अंदर, जिसको भी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण आने लगते हैं। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंसान नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी से हट करके ऑब्सेशन और कंपल्शन में ही ज़्यादातर टाइम अपना बिताने लगता है। उसकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसकी सोशल एक्टिविटी, सोशल लाइफ जो है ख़राब होने लगती है और उसके रिलेशनशिप्स पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो है ऑब्सेशन सिर्फ भी हो सकता है, सिर्फ कंपल्शन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि ज़्यादातर मरीज़ों में 90% मरीज़ों के अंदर OCD के अंदर ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों होता है। अब बात करते हैं ऑब्सेशन की। तो अगर ऑब्सेशन को देखें तो ऑब्सेशन इज़ अ रिकरेंट एंड इंट्रूसिव थॉट, आइडिया, इमेज, सेंसेशन और फीलिंग। तो किसी भी इंसान को थॉट बार बार आता है, अंदरूनी उसकी सोच होती है, कोई आइडिया होता है, कोई इमेज बार बार अगर आ रही है उसके सामने, या कोई फीलिंग्स हैं जो कि बार बार रिकरेंट और अंदरूनी तौर पे उसको पूरे टाइम आती रहती हैं, तो उसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। अगर वहीं कंपल्जन को देखें तो कंपल्जन इज़ अ कॉन्शियस, स्टैंडर्डाइज एंड रिकरेंट बिहेवियर सच एज काउंटिंग, चेकिंग, अरेंजिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग। तो ये जो है कंपल्जन होता है, जो कि एक रिकरेंट बिहेवियर होता है जो बार बार इंसान करता है उस ऑब्सेशन को कम करने के लिए। तो ऑब्सेशन और कंपल्जन जो है इंसान सोचता है, समझता है मरीज़ की ये इर्रेशनल है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन तब भी वो उसको वो बार बार करता है, वो बार बार विचार उसके अंदर आते रहते हैं, जिसको हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में ईगो डिस्टोनिक कहते हैं, जो कि अनवांटेड बिहेवियर होता है। तो ये हमें जो है OCD के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, कि ये OCD जो है हमारे समाज में कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है और कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है जनरल पॉपुलेशन में है, वो है तकरीबन 2 to 3%। अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स जो हैं इक्वली अफेक्टेड रहते हैं अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें। लेकिन अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करें तो उसमें बॉयज़ को जो है रिलेटिवली ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है रिलेटेड टू गर्ल्स के। तो जो अगर 11 से लेकर के 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लड़कों में जो है OCD के होने की संभावना ज़्यादा होती है रिलेटेड टू गर्ल्स। अगर मीन एज ऑफ ऑनसेट की बात करें, कि जो एवरेज एज है जिस OCD के लक्षण आने लगते हैं, वो है 20 ईयर्स। अगर सिंगल पर्सन को देखें तो जो अकेला शख्स है, अकेला रहता है इंसान, उसके अंदर जो है रिलेटिवली OCD होने की संभावना ज़्यादा होती है अगर कोई मैरिड इंसान है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये है एक प्रेवलेंस का जो एक ब्रीफ ओरिएंटेशन OCD को लेकर के। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, मतलब कॉसेशन, कॉज क्या है इटियोलॉजी का होने का OCD के। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि मैसेजिंग सिस्टम का काम करते हैं हमारे ब्रेन में, जो लेके जाते हैं मैसेजेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसमें सेरोटोनिन का जो है डिसरेगुलेशन का रोल पाया गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के
होने में। तो जब मेडिसिन देते हैं तो उसमें सेरोटोनिन का ही डिसरेगुलेशन को ठीक करने की कोशिश किया जाता है, जिससे ओसीडी के लक्षण ठीक हो जाते हैं। अगर ब्रेन इमेजिंग की बात करें तो उसमें स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ ब्रेन के एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो है ओसीडी के लक्षण आने लगते हैं लोगों के अंदर। तो उसमें ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्डेट और थैलेमस, ये तीन ब्रेन के ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी जो न्यूरो सर्किटरी है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आने की वजह से जो है ओसीडी के लक्षण आने लगते हैं। अगर जेनेटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जो जेनेटिक रिलेटिव्स जो होते हैं अगर ओसीडी के मरीज़ में, तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके अंदर 3 to 5 फोल्ड जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं ओसीडी के होने के। तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें तीनों तरीके का, मतलब कि एक तो ब्रेन में जो है डिसफंक्शन होने की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम की डिसफंक्शन होने की वजह से, और जेनेटिक बैकग्राउंड होने की वजह से जो है, ये तीनों कारण जो है रोल प्ले करते हैं ओसीडी को होने में। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि ओसीडी का डायग्नोसिस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो ICD-10 है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का, वो बताता है कि ओसीडी को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 क्लासिफिकेशन फीचर्स दिए गए हैं, तो जिसमें A, B, C और D 4 चीज़ें हैं जिसको देखने मिलते हैं। तो उसमें जो A पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि आइदर ऑब्सेशन और कंपल्शन और बोथ मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अकरिंग इन एन इंडिविजुअल एंड फॉर अबाउट 2 वीक्स, कि जो ऑब्सेशन है और कंपल्शन है दोनों जो है किसी शख्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली लक्षण आ रहे हैं और वो 2 हफ्ते तक कम से कम उस शख्स के अंदर है, तब हम उसको जो है ओसीडी का डायग्नोसिस में बना सकते हैं। बी पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो ऑब्सेशन है और कंपल्शन है उनके अंदर ये 4 फॉलोइंग फीचर्स ज़रूरी होने चाहिए। तो जो बी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट जो उसकी सब हेडिंग में आता है उसमें ये है कि जो ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, दे आर इंट्रूसिव। वो बाहरी किसी पर्सन या इन्फ्लुएंस की वजह से जो है नहीं होने चाहिए, वो इंसान के अंदरूनी जो है विचार होने चाहिए या उसके विचारों की ही देन होना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है बी का, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो थॉट्स हैं कंपल्शन, दे आर रेपिटेटिव एंड अनप्लेजेंट। वो बार बार जो है इंसान के दिमाग में जो है आते रहते हैं और जो है किसी तरह का प्लेजर या अनप्लेजेंट एक फीलिंग जो है इंसान के अंदर पैदा करते हैं। जो थर्ड है पॉइंट बी का, उसमें ये मेंशन है कि दे आर इररेजिस्टिबल, कि जो ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, उसको जो है, जो शख्स है जिसके अंदर ये परेशानी हो रही है वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है उन थॉट्स को या कंपल्शन को। जो फोर्थ पॉइंट है बी का, उसमें ये बताया गया है, मेंशन किया गया है कि जो वो थॉट्स हैं वो अनप्लेजरेबल है, वो किसी प्रकार का प्लेजर इंसान के अंदर महसूस नहीं करवाते हैं, बल्कि उसके अंदर एक अनप्लेजेंट फीलिंग पैदा करता है। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, उसके बाद आते हैं हम सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट के अंदर जो ऑब्सेशन है और कंपल्जन है उसकी वजह से जो है इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी इंटरफेरेंस होता है और इंडिविजुअल जो है टाइम के वेस्ट होने की वजह से उसकी सोशल और उसकी जो है पर्सनल लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक डिस्ट्रेस जो है पैदा होता है। तो सी पॉइंट के अंदर ये मेंशन किया गया कि जो ऑब्सेशन और कंपल्जन है उसकी वजह से एक उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया, तो ये भी होना ज़रूरी है ओसीडी की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। फिर उसके बाद जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि और कोई मानसिक रोग की वजह से जो है ये ओसीडी जैसे लक्षण आ तो नहीं रहे हैं किसी इंसान के अंदर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, या कोई और एंजाइटी डिसऑर्डर है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से तो कहीं ओसीडी जैसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत डायग्नोस कर रहे हैं। तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है ओसीडी को डायग्नोस करने के लिए, कहीं दूसरे कोई मानसिक रोग तो नहीं हो रहा, तो डी पॉइंट जो है एक्सक्लूजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 जो हैं पॉइंट्स आईसीडी ने मेंशन किए हैं, ए, बी, सी और डी, जिसका होना ज़रूरी है किसी इंसान को ओसीडी डायग्नोस करने के लिए। अब जो मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन में कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है ओसीडी के मरीजों में। उसके बाद जो है सोमैटिक ऑब्सेशंस भी होते हैं, नीड फॉर सिमेट्री भी एक ऑब्सेशन होता है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं हमें मरीजों के अंदर। अगर मोस्ट कॉमन कंपल्जन की बात करें तो जो चेकिंग है, बार बार चेक करना, वो जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलता है ओसीडी के मरीजों में। उसके बाद होर्डिंग है, मतलब पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना, वॉशिंग है, क्लीनिंग है, काउंटिंग है,
चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करना, करके रखना, ये भी हमें जो है देखने को मिलता है कंपल्शन के अंदर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी में अगर देखें तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तो है फार्माकोलॉजिकल, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल में जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो ये तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बिहेवियर थेरेपी का सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है, जिसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक टेक्निक होती है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है एक टेक्निक है, एक थॉट स्टॉपिंग है। तो ये कॉमनली टेक्निक्स हैं जिनका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर ओसीडी को ट्रीट नहीं किया जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं? तो उसमें जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो ओसीडी के मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डेवलप होना है, कि अगर विद टाइम अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो एक डिप्रेशन जो है मरीज़ के अंदर जो है डेवलप होने लगता है, और तकरीबन 67% मरीज़ों के अंदर जो है डिप्रेशन आ सकता है। तो डिप्रेशन आने के बाद में मरीज़ के संभावना आत्महत्या की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके जीवन ख़त्म होने की संभावना होती है। तो ओसीडी को भी ट्रीट करना है और आपको डिप्रेशन को भी ट्रीट करना पड़ता है अगर वो अनट्रीटेड रहता है तो। और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस को अगर देखें तो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, नशे की परेशानी मरीज़ के अंदर आने लगती है। वो अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए नशे का सेवन करने लगता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इंसान के अंदर डेवलप होने लगता है, ओसीडी के लक्षण अगर लंबे टाइम तक बने रहते हैं तो। और ईटिंग डिसऑर्डर जो है मरीज़ के अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दूसरी मानसिक रोग हैं जो ओसीडी के मरीज़ के अंदर हो सकते हैं। तो ये आज का जो पूरा टॉपिक था वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करिए। और अगर कुछ सवाल हैं आपके अगर इस टॉपिक को लेके, इस बीमारी को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोशिश करके उसका जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।